बजरंग बाला फेरू थारी माला, बजरंग बाला फेरू थारी माला, राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। आपकी नजर में जेंजी है कौन? नसरुद्दीन शाह ने जो लास्ट में कहा कि सब याद रखा जाएगा, ये वही है जिन्हें भारत में डर लगता है, याद रखा जाएगा, छोड़ेंगे नहीं, काट देंगे। अरे ठटरी के बरे नक कटा। हर दिन 56 आंदोलन होते रहे इस देश में, हर दिन सोचिए। तो जैन अल्फा तक जो है अब स्कूलों में बच्चे आंदोलन पर निकल आ रहे हैं। कई आंदोलन प्रायोजित तरीके से विदेश नीतियों के तहत भी देश में कुछ ना कुछ खुरापात हो रही। आजकल वंदे मातरम को लेकर के बहुत विवाद शुरू हो गया। जी जी। कांग्रेस ने कह दिया कि 2 ही छंद गाएंगे, इससे ज्यादा नहीं गाएंगे। आज गृह मंत्री कह रहे हैं कि 2 छंद मतलब वो वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर रहे हैं। जो संविधान को मानते हैं उन्हें छंद तो गाना पड़ेगा, वंदे मातरम तो गाना पड़ेगा। शास्त्री जी, आप जिन भगवान राम की बात कर रहे हैं उनके घर में बैठ करके लोग चोरी कर रहे हैं। हमारा निजी भरोसा कहता हनुमान जी भी उनकी लंका जरूर लगाएंगे। कुछ यहाँ जेंजी बैठे हैं जिनके पास आपको लेकर के पर्ची है। वैसे तो आप पर्ची निकालते हैं लोगों की। जी। आप दिल्ली नेताओं और मंत्रियों के लिए तो आते रहते हैं, लेकिन आप छात्र आंदोलनकारी बच्चों के लिए जंतर मंतर क्यों नहीं आए? सर, अगर आपको आज किसी एक मुद्दे पर आंदोलन करना हुआ तो आप किस मुद्दे पर करेंगे? इसका क्या मतलब है? दिल। माइंड सेट, लाइफ सेट, माइंड अपसेट, लाइफ अपसेट। एक समय था जब देश में हर तरफ 2G की चर्चा होती थी, फिर 4G और 5G की चर्चा होने लगी, लेकिन आजकल सिर्फ एक ही जी की चर्चा हो रही है, जेंजी। जेंजी हमारे देश की वो युवा पीढ़ी है जिसका जन्म साल 1997 से 2012 के बीच हुआ। अगले लोकसभा चुनाव में जेंजी वोट करने वाली सबसे बड़ी आबादी होगी। करीब 38 करोड़ जेंजी मतदाता देश में होंगे। ये वो जनरेशन है जो 5G की स्पीड में जीती है और जरूरत पड़ने पर सत्ता, सिस्टम, नेता, अभिनेता और यहां तक कि साधु संतों की भी पर्ची निकाल देती है। मैं जहां बैठकर ये संवाद आपसे कर रहा हूं वो जी न्यूज का स्टूडियो है और यहां हमारे साथ 2 तरीके के जेंजी हैं। एक ऑलमोस्ट जेंजी है। सबसे पहले आपको ऑलमोस्ट जेंजी का परिचय करा देते हैं और इसके लिए स्वागत कर लेते हैं बाबा बागेश्वर का, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का। आजकल देश में जेंजी की चर्चा हो रही है। आपको क्या लगता है हम जेंजी नहीं हैं? तो आप हमको क्या समझते हैं? हम आपसे ज्यादा उम्र के हैं। ऑलमोस्ट जेंजी। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी, शुरुआत हम करेंगे, लेकिन आज हमने ये भजन क्लबिंग वाले जेंजी भी बुलाए। वाह। ये हमारे देश में, दुनिया में सनातन को किस तरीके से नई अपनी जो संगीत की विधा है उसके जरिए पहुंचा रहे हैं। लेकिन आज हम चाहते हैं कि जो देश के, दुनिया के जेंजी हैं वो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के मुख से, वैसे तो कथा सुनते हैं, भजन सुनते हैं, लेकिन इन जेंजी के साथ में कुछ ऐसा सुने जो सनातन को और आगे बढ़ा के ले जाए। ओ बजरंग बाला फेरू थारी माला, बजरंग बाला फेरू थारी माला, राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे, राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। हाँ, राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। साधुवाद, धन्यवाद। सबको सीताराम। आपने सीताराम कहलवाया, लेकिन आजकल जेंजी के मुख से और भी बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है। आप इनको बिगड़ा हुआ क्यों समझते हैं? ये वो जनरेशन है जो राम पर आस्था भी रखती है, पर तर्क भी रखती है, तर्क के साथ सिद्धांत भी रखती है, और सिद्धांत के साथ इनकी गति जरूर तेज है, पर देश की प्रगति भी इन्हीं के हाथों में है। दूसरी बात, जैन जी, आज की जैन जी स्मार्ट तो है, हम चाहते हैं ये स्मार्ट के साथ साथ भावनात्मक और हों, और हम जैन जी से बाहर नहीं हैं। ये कृपा करके आज पूरे इस न्यूज में हमको जैन जी से बाहर ना रखा जाए। नहीं तो हम तो कह रहे हैं आप ऑलमोस्ट जेंजी है, बस 1 साल का फर्क रह गया, वरना आप भी जेंजी होते। लेकिन
आपकी नज़र में जेनजी है कौन? वो जेनजी जो कि इस वक्त देश की प्रगति में लगा हुआ है, जो स्पेस पे जा रहा है, जो दिन रात करोड़ों की संख्या में घर पे बैठकर पढ़ाई कर रहा है और इस स्थिति में कि देश को कैसे आगे ले जाए, या फिर वो तबका देख रहे हैं जो कि सड़कों पे उतर रहा है? और आपने जो बात कही ठीक है, तथ्य होने चाहिए, तर्क होने चाहिए, लेकिन अपशब्द नहीं होने चाहिए। देखो, उसका दो इस्तेमाल- बातें हम कहना चाहेंगे। जैन जी हमारी नज़र में हमें देखो, देश है, सब प्रकार के लोग होंगे, तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सब प्रकार के लोग होंगे, थे, रहेंगे और हैं, और आगे भी ऐसी बात होगी। तो जैन जी का हमारी सिद्धांत में, हमारी दृष्टि में मंतव्य ये है कि पहले तन का काम था, शरीर से लोग मेहनत करते थे, तब ब्रेन कुछ भी काम नहीं करता था। मशीनरी युग आया तो शरीर का काम कम हो गया, ब्रेन का काम बढ़ गया। अब एआई युग आ गया, जैन जी का युग आ गया, तो ब्रेन का काम एआई ने ले लिया। अब जैन जी के पास बेहतर मौका है नए आविष्कार करने की, नए विचार करने की, नई चीजों को प्रकट करने की, और उसके साथ साथ देश को, वर्तमान भारत को भविष्य में विश्व गुरु बनाने की। वो जैन जी बेहतर जैन जी है। ये जोजिला पास के पास की एक तस्वीर है। वहाँ पर सेना ने एक बैरिकेटिंग लगाई हुई थी क्योंकि कुछ अफसर और मंत्री एक जाने वाले थे। सुरक्षा के प्रोटोकॉल के हिसाब से सेंसिटिव जगह है, और वहाँ ये महिला रुकी और उन्होंने सेना के जवानों के साथ में उन्हें नॉनसेंस के साथ तमाम शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू किया। हम जेनजी हैं। वो वहीं पर आंदोलन शुरू करने की तैयारी कर रही थी। सेना के जवान, शास्त्री जी, सेना के जवानों में 28% जेनजी हैं टोटल, 17.5 साल से लेकर के। और इस देश में पता नहीं कितने, हर दूसरे तीसरे नौजवान की हसरत होती है कि देश की सेवा के लिए सरहद पर जाए, और ऐसे में अगर ये लोग जेनजी की ये शक्ल दिखाएंगे तो फिर क्या कहेंगे? इस देश को आज़ादी जैन जी ने ही दिलाई। वो जैन जी नहीं थे पर युवा थे, चाहे वो भगत सिंह हो अथवा सुभाष चंद्र बोस। इस देश की रक्षा भी युवाओं के हाथों में है, इस देश का भविष्य भी युवाओं के हाथों में। लेकिन जैन जी का मतलब ये नहीं है कि हम अपने देश से प्यार ना करें। जैन जी का मतलब ये नहीं है कि वतन से प्यार ना करें। जैन जी का मतलब ये नहीं है कि वतन से गद्दारी करें। जैन जी का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी देश की सेना का अपमान करें। जैन जी का मतलब ये नहीं है कि हम तिरंगा का अपमान करें। अपने हक की बात रखना जायज है, लेकिन देश का बुरा हो ये नाजायज। और मुझे लगता है शास्त्री जी कि एक बार ये जो और हमें नहीं लगता कि कोई भी बुद्धिमान जैन जी जो यहाँ बैठा, जो तर्कवादी है, विचारवादी है, जो भी देश से प्यार करता, कोई भी यहाँ का जैन जी इन माता जी का सपोर्ट करें, ऐसा हमें नहीं लगता। मैं एक बार जरा पूछ भी लेता हूँ, आपने पूछ जो लो। कहा ना, एक बार माइक जरूर दीजिएगा जरा। क्या आप लोगों में से कोई बताइए, ऐसा आपने कहे जरा कि इन माता बताइए जी का कि जो- आप सपोर्ट करें? मेरा ये मानना है कि जेनजी का असली मतलब देश से ऑफ कोर्स प्यार करना है, और जो इसमें वीडियो में दिखाया गया है महिला का जो तर्क था वो बिल्कुल सही नहीं था। बस वो सैनिक अपनी ड्यूटी कर रहे थे। बिल्कुल सही नहीं था, ऐसे गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए उनको। अगर सेना ने बैरिकेड लगाया तो किसी रीज़न की वजह से ही लगाया होगा, तो उनको भी मानना चाहिए था। जेनजी का मतलब ये नहीं है। सर, हमारा तो धर्म भी यही कहता है कि देशद्रोह से बड़ा कोई द्रोह नहीं है, और अगर हम सेना के खिलाफ कुछ बात करते हैं तो वो देशद्रोह से कम भी नहीं है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हमें आज़ादी आंदोलन से मिली। आंदोलन लोकतंत्र में ज़रूरी भी है, होना चाहिए सड़कों पर या जहाँ भी जो लोग करना चाहते हैं, लेकिन अराजकता होनी चाहिए क्या? देखिए, इस अपनी तरीके बात रखना, हक की लड़ाई लड़ना प्रत्येक भारतीय का, प्रत्येक इस देश के निवासी का कर्तव्य है, और प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व भी है, और प्रत्येक व्यक्ति का अपना अधिकार भी है। लेकिन किसी की मां को गाली देना, फूहड़ता फैलाना, अमर्यादित जीना, ये बिल्कुल भी जायज नहीं है। हम जैन जी के पक्ष में हैं। आंदोलन जो शिक्षा के लिए, देश के सिस्टम को सुधारने के लिए, देश को सुधारने के लिए अपनी बात रखी, उसके पक्ष में है। लेकिन देश के खिलाफ यदि आप नारे देंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, या फिर गद्दारी की बातें होंगी, या तिरंगा का अपमान होगा, या किसी की भी मां बहन, चाहे वो कोई भी हो, एनी हाउ, उसकी मां बहन के खिलाफ यदि बात बोली जाए, हमें लगता कि ये बिल्कुल भी पसंद किसी भी भारतीय को नहीं होना चाहिए। क्योंकि भारत जाना ही जाता संस्कार के लिए। पूरी दुनिया व्यापार के लिए जानी जाती, भारत संस्कार के लिए जाना जाता है। और सड़कों पर उतरकर
संस्कारहीनता दिखाएंगे तो हमारे देश की बदनामी होगी, हमारे राष्ट्र की बदनामी होगी, हमारी संस्कृति की बदनामी होगी। हमारी ऋषि मुनि की हम संतानें हैं, अंग्रेजों की संतानें थोड़ी हैं जो ऐसी हरकतें करेंगे। तो हमें लगता है अपना हक मांगना ठीक है, लेकिन गाली बकना ठीक नहीं है। तो जैनजी के मुख से भी कुछ निकल जाता है और जो यहाँ बड़े बड़े नेता और कुछ सांसद हैं वो भी कुछ बोल देते हैं। अब कंगना रनौत एक सांसद है, राहुल जी, वर्तमान समय में एक सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई है कि वर्तमान समय में दल से ज्यादा दलदल हो गया है। बुरा ना मानना, दल बहुत कम है, दलदल बहुत ज्यादा हो गया। अब पक्ष विपक्ष तो होना चाहिए, लेकिन पक्ष और विपक्ष संसद में होना चाहिए, बाहर आकर के गले लगना चाहिए। हमारा ऐसा मानना, हमारा सनातन भी यही कहता, मानवता भी यही कहती। पक्ष और विपक्ष को एक बात और समझना चाहिए कि देश से बड़ा और देश से विकास से बड़ा कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए। एक मुद्दा सबसे बड़ा होता है, देश का और देश के विकास का। लेकिन वर्तमान भारत में हालत यह है कि अपनी बात मनवाने के लिए कई बार देश को ही किनारा कर दिया जाता, अपने ईगो के चक्कर में, अपने पार्टी के सिद्धांतों के चक्कर में। तो हमें लगता है बढ़ते अपराध घटते संस्कारों का परिणाम। संस्कार घट रहे हैं, अपराध बढ़ रहे हैं। हम स्मार्ट होते जा रहे हैं, पर अंदर की भावनाएं खत्म होती चली जा रही। हम वर्ल्ड से कनेक्ट हो रहे हैं, बस खुद के संस्कारों से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। पूरी दुनिया से हमारा अटैचमेंट हो रहा है, लेकिन खुद की फैमिली से डिसअटैचमेंट हो गया। तो हमें लगता है वर्तमान के जितने लोग हैं, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, साधु हो, संत हो, जैन जी हो, किसान हो, जवान हो, हमारी यदि बात, वैसे हम देखो देश के नायक नहीं, हमारी बात सब मानेंगे। कुछ लोग हमको ही गाली देंगे कि बाबा ज्ञान फेंक रहा है, और कुछ लोग कहेंगे लो बाबा फिर आ गया टीवी पर। कुछ लोगों को कहेगा ये काय को बुला लिए जाते हैं, ये कौन से हैं। तो तरह तरह की बातें हमारे पक्ष में विपक्ष में होंगी, पर हम इतनी बात प्रार्थना पूरे देश से, जैन जी के इस स्टूडियो से और इस देश के जैन जी के सामने बैठे हुए और देश के समस्त लोगों से हम करना चाहेंगे। भारत को बदलना है तो फिर से वैदिक गुरुकुलम की तरफ लौटना पड़ेगा, संस्कारों की तरफ लौटना पड़ेगा। आप कितनी भी अपनी चीजों को बड़ा कर लें, कितने भी बड़े बन जाएं, संस्कारों से हीन न बन जाएं, बस इतना। काशी जी, लेकिन जो बात मैं कह रहा था उसमें कंगना रनौत ने जो बात कही, वो जैन जी के लिए उन्होंने गटर जनरेशन शब्द का इस्तेमाल किया। स्वामी रामदेव ने उनकी आलोचना की तो उन्होंने स्वामी रामदेव के लिए कहा कि वो उनके बारे में ना समझाए, उनका चरित्र उनसे ज्यादा बेहतर है, और धोखाधड़ी जैसे शब्दों तक का उनके लिए इस्तेमाल किया। मैं आपको एक उनका ट्वीट जो उन्होंने किया था, पोस्ट, वो भी दिखा दे रहा हूँ। ये लिखा, कंगना ने ये जवाब दिया था स्वामी रामदेव को, मेरी जवानी या बेडरूम के बारे में सपने मत देखो, मुझे कभी एससी से फटकार नहीं लगी, मुझे करेक्टर पर ज्ञान मत दीजिए, तुमसे तो बहुत ज्यादा बेहतर है मेरा करेक्टर। ये स्वामी रामदेव के लिए कहा कंगना रनौत। देखो, हम राजनीति पर और राजनेताओं पर बोलते नहीं, वो हमारा मार्ग नहीं। हम साधु आदमी हैं, हमारा रास्ता अध्यात्म का और विचारों के परिवर्तन का है। हम इतनी ही प्रार्थना करेंगे कि मन में कोई भी खुन्नस हो तो टीवी पर खुन्नस मिटाने से बेहतर है एक साथ बैठ कर के खुन्नस मिटा ली जाए। क्योंकि वर्तमान समय में इंस्टाग्राम पर अच्छी बातें भी डाली जा रही और लोग अपने दिमाग का कचरा भी उस पर डाल रहे। हाँ, और वो जो कचरा डाल रहे हैं ना, वो कचरा अपने दिमाग का कचरा डाल रहा है इंस्टाग्राम पे, लेकिन जो देख रहे उन्हें भी खराब किया जा रहा है। तो हम चाह रहे कि अपनी बातें भी रखें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बातें रखनी चाहिए, पर हम नहीं चाहते। हम देखो विवाद के पक्षधर नहीं है, संवाद के पक्षधर। आप बच रहे हैं या डर रहे हैं? जी, बच रहे हैं या डर रहे हैं? हम ना बच रहे हैं ना डर रहे हैं, हमारा वो काम ही नहीं है। हमें नेता बनना होता तो हम जवाब देते। हम आपसे पूछेंगे आपका क्या कहना है, तो आप कहोगे कि वो हमारा दायित्व थोड़ी, हमारा काम तो प्रश्न पूछना है। तो जैसे आपका काम प्रश्न पूछना है, हमारा काम अपने सनातन को बढ़ावा देना। हमें भैया इसमें लफड़े में काहे को पाड़ रहे हैं? संतों को लेकर के अगर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल होगा, आज स्वामी रामदेव है, कल आपके लिए भी होगा, हमारे लिए होगा, तो हम जवाब तो देंगे ही देंगे, पर हमारे लिए इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम उन्हें छेड़ ही नहीं रहे ना। लेकिन जब राजनीति पे हम बोलेंगे, राजनेताओं पे हम बोलेंगे नहीं,
और राजनीति पे हमें पढ़ना ही नहीं, वो हमारा विषय ही नहीं, तो राजनेता हमारे बारे में क्यों बोलेंगे? और वो बोलेंगे तो हमारी तरफ से हम जवाब ना देंगे, इस देश का एक एक भारतीय उनको जवाब देगा, इस देश की जैन जी उन्हें जवाब देगी, और जवाब भी देगी और जवाब मांग भी लेगी उनसे, क्योंकि हम जब बोलेंगे नहीं, हम छेड़ेंगे नहीं, तो कोई हमें काहे को छेड़ेगा? चलिए, तो अभी मेरे सवालों का सिलसिला तो आगे जारी रहेगा, लेकिन अब कुछ यहाँ जेंजी बैठे हैं जिनके पास आपको लेकर के पर्ची है। वैसे तो आप पर्ची निकालते हैं लोगों की जी, लेकिन यहाँ आपके लिए कुछ लोग पर्ची लेकर के आए हैं। शास्त्री जी के लिए कौन पर्ची निकालेगा, बताइए आप में से कौन है? अच्छा, आप। मतलब आप हमारी पर्ची निकलवा रहे हैं? सही। भाई गजब हो गई, जी न्यूज तो बड़ी ऊंची चीज है भैया। बल्कि होना ये चाहिए कि भाई इनको बागेश्वर धाम लाओ, इनकी पर्चियां हम निकालें। आप दिल्ली नेताओं और मंत्रियों के लिए तो आते रहते हैं, लेकिन आप छात्र आंदोलनकारी बच्चों के लिए जंतर मंतर क्यों नहीं आए, बल्कि आप उनके समर्थक भी थे? जी, हम किसी के भी आंदोलन में, नेताओं के आंदोलन में नहीं गए, और दिल्ली हम नेताओं के लिए नहीं आए कभी। दिल्ली हम अपने बागेश्वर परिवार के लिए आए हैं। एक, ये आपको जानकारी पहले ठीक करनी चाहिए। दूसरी, दिल्ली हम नेताओं के लिए इसलिए आए क्योंकि हमारी कोई पार्टी नहीं हो, हम किसी पार्टी के समर्थक नहीं। हम गुरु हैं, विचार परिवर्तन के समर्थक हैं। हम गुरु हैं, संस्कार परिवर्तन के समर्थक हैं। हम गुरु हैं, देश के बदलाव के हम समर्थक हैं। और उसमें नेता भी होते हैं, अभिनेता भी होते हैं, छात्र भी होते हैं, जवान भी होते हैं, किसान भी होते हैं। रही बात आंदोलन की, तो हम जो काम सबके लिए करते हैं, बोलने का, कहने का, वो हमने वीडियो के माध्यम से, अपनी कथाओं के माध्यम से किया। और जरूरी नहीं छात्र आंदोलन के लिए सड़क पर ही उतरना पड़े, जहां हैं वहां से भी अपनी बात रखी जा सकती है। धन्यवाद। अब वो हमने रखी है। हो सके तो आप जो है हमारे बागेश्वर धाम के चैनल्स को एक बार स्क्रॉल कर सकते हैं। सर मेरा ये सवाल है कि आपके इंस्टाग्राम पर 4 मिलियन फॉलोअर्स हैं, यूट्यूब पर 12 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, फेसबुक पर भी 14 मिलियन फॉलोअर्स हैं। सर, अगर आपको आज किसी एक मुद्दे पर आंदोलन करना हुआ तो आप किस मुद्दे पर करेंगे? हम पहली बार आंदोलन के पक्षधर तो हैं, पर हिंसात्मक आंदोलन के पक्षधर नहीं हैं। और हमें यदि आवश्यकता पड़ेगी आंदोलन करने की, ऐसा 1% हमने कभी सोचा नहीं। पर यदि आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हम इस देश में गुरुकुलम पद्धति लाने के लिए आंदोलन करेंगे। इस देश को हम ड्रग एडिक्ट नहीं, कथा एडिक्ट बनाना चाहते हैं। इस देश के युवाओं को हम सड़कों पर नहीं, इस देश के युवाओं को स्मार्ट क्लासेस में ले जाना चाहते हैं। हमको यदि आंदोलन का मौका मिलेगा, तो हम इस देश के सभी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले नेताओं के बच्चों को सरकारी स्कूलों में एडमिशन करवाएंगे। 2025 का एक डेटा बता रहा हूं आपको। हर दिन 56 आंदोलन होते रहे इस देश में, हर दिन। सोचिए। वाह। तो अभी की स्थिति तो ये हो गई है कि यहाँ पर जैन अल्फा, तो एक अल्फा भी बैठे हुए हैं वहाँ पे हमारे साथ में आज, जैन अल्फा भी बाजा बजा रहा है। तो जैन अल्फा तक जो है अब स्कूलों में बच्चे आंदोलन पर निकल आ रहे हैं। स्वामी रामदेव ने अभी कहा कि स्थिति ऐसी है शिक्षा की कि उस पर भी हो सकता है उनको भी आंदोलन करना पड़े। एक बार वो सुनवा देते हैं आपको स्वामी जी ने क्या कहा। गवर्नमेंट जॉब्स में इंटरव्यू के दौरान 90 से 99% घोटाला होता है। अपने विचार, अपने संस्कार, अपने संगठन, अपने ही जाति वर्ग समुदाय के लोगों को ठोक लेते हैं और बाकी को बाहर धक्का मार देते हैं। भाई सुधर जाओ, नहीं तो देश में आंदोलन और ज्यादा भी हो सकते हैं। आंदोलन के नाम पर मैं अराजकता, अनार्की का समर्थक नहीं हूं, लेकिन भाई ये बात तो जरूर है, देश में घपला भी बहुत है। ये घपले ठीक कर लो, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि बाबा रामदेव को दोबारा आंदोलन करना पड़े। अब बताइए आप कैसे चलेगा? जैनजी भी आंदोलन की बात कर रहे हैं, जैन अल्फा भी कर रहे हैं, स्वामी जी भी कर रहे हैं। आंदोलन से देश चलेगा? नहीं, आंदोलन से सिस्टम का बदलाव नहीं होगा। हमें लगता है कि ये जैन जी अपनी बातों पर प्रखर रहे, चीजों को ठीक करना चाहता, तो वर्तमान यदि ठीक ना हो तो कल भारत का भविष्य ये जैन जी ही है। यदि ये सिस्टम को समझें, पढ़ें, अपने कैरियर पर ध्यान दें, तो कल के दिन इसी जैन जी में से तो कोई संसद में जाएगा, इसी जैन जी में से तो कोई देश का नायक बनेगा। वो भी इंतजार कर लिया जाए, काहे को परेशान हो रहे हैं? तो हमें लगता है कि आंदोलन, हर बात पर आंदोलन, व्यवस्था को ठीक करना उद्देश्य नहीं हो सकता। पर सरकार समझ भी रही है। सरकार ने ये हमें न्यूज़ों देखने को मिली, उन्होंने कई चीज़ों पर ठीक भी किया है।
शेष बचे हुए कार्यों पर जैन जी अपनी बात रखे, सरकार हमें भरोसा है वो ठीक करेगी। और दूसरी अंतिम बात हम इस पे एक बात और कहना चाहते हैं, ये विवाद रास्ता नहीं है ठीक करने का। संवाद का आंदोलन रास्ते की जगह कोई तीसरा रास्ता भी चुना जाए जिसमें देश की जैन जी देश के सरकार के साथ सीधा संवाद कर सके। इससे जैन जी का समय बचेगा, जैन जी का टाइम बचेगा, जैन जी को कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा, सड़कों पर नहीं बैठना पड़ेगा। सड़कों पर ही हम क्यों बैठें, हो सके तो जैन जी ये तैयारी करे कि संसद में बैठे। और हम चाहते हैं हमारी न्यूज यदि भारत सरकार देखे तो भारत सरकार के प्रत्येक व्यक्ति से हम प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप जैन जी के लिए कोई नया डोर खोलिए ताकि जैन जी आपसे सीधा बात कर सकें। जो सड़कों पर बैठेंगे भैया, इनका काम अपनी चीजों को ठीक करवाना है, तो सरकार को यह समझना चाहिए कि इनको ठीक करवाने के लिए जैन जी सरकार के पास ना जाए, सरकार जैन जी के पास आए। ये हमारा। वैसे सरकार ने एक योजना शुरू की है अब कि एक कैबिनेट मिनिस्टर एक यूनिवर्सिटी में जाएगा और जेन जी के साथ संवाद शुरू करेगा। तो बढ़िया है। अभी किया गया है। लेकिन शास्त्री जी, सवाल यह है कि पिछले 1.5-2 महीने में देश ने 2 जेन जी के आंदोलन देखे, 2 युवाओं के आंदोलन देखे। एक जंतर मंतर पर देखा जिसमें यहाँ से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक उस आंदोलन का जिक्र किया गया। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े बॉलीवुड के अभिनेता अभिनेत्रियाँ उस आंदोलन में हौसला अफजाई करने पहुंचना चाहिए, युवाओं की बात हो रही है। लेकिन रांची में जब वही आंदोलन हुआ और युवा जब बैठे और अपनी मांगों को लेकर बैठे तो सब अचानक चुप हो गए, खामोश हो गए, सेलेक्टिव हो गए। वो जो बड़े बड़े अभिनेता हैं जो कि जंतर मंतर को लेकर कह रहे थे कि यहाँ तो अभिव्यक्ति की आज़ादी को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, उनकी पता नहीं अभिव्यक्ति की आज़ादी कहाँ चली गई। सब याद रखा जाएगा। इससे पहले ये वही है जिन्हें भारत में डर लगता है। इनका एक न्यूज चली थी, वही है। पहचान, हमने पहचान गए, टीवी में आते हैं ये नसरुद्दीन शाह साहब। नहीं, ये टीवी में आते हैं, हम जानते हैं भैया, इतने कमजोर थोड़ी है। हम जानते हैं। इन्होंने एक बार बयान दिया था, हमें भारत में डर लगता है, इनका बयान था ये। अब जिन्हें भारत में डर लगता है उनके बयान पे बहुत ज्यादा गंभीरता नहीं रखते भैया, हम तो नहीं रखते निजी तौर पर। जिन्हें भारत में डर लगता, भारत से प्यार में, वो हमारा यार कैसे हो सकता भैया? हाँ भैया, ठीक है, बहुत अच्छा है। तो आप इसलिए लेकिन इनकी बात जो है उस बात पर हम कह सकते हैं कि देश के युवाओं की बात उठाई बेहतर है, लेकिन इनको एक वीडियो यहां के लिए भी बनाना चाहिए, झारखंड के लिए भी। इससे सिद्ध होता है कि कई आंदोलन प्रायोजित तरीके से विदेश नीतियों के तहत भी देश में कुछ ना कुछ खुरापात हो रही, जो विदेशों में बैठ करके हमारा। अच्छा, आप एक बात बताइए, इंस्टाग्राम किस देश के हैंडओवर है? एफबी, यूट्यूब, एक्स हैंडल। अमेरिका चाहता है कि हम भारत के ऊपर व्यापार से क्या बनाए। अब वो ऐसे जीत नहीं पाया तो उसने तरीका, एल्गोरिदम तो उनके हाथ में है। एल्गोरिदम समझते हैं आप, वो तो उनके हाथ में है। तो ये भी हम लोगों को मानसिक रूप से तैयार रहना पड़ेगा कि कई बार सोशल मीडिया पर होने वाली ट्रेंडिंग चीज कहीं और से भी ट्रेंड हो रही है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। पर हम इनके लिए ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, भगवान भला करे। पर इतना कहेंगे कि जहां जहां भी आंदोलन चल रहे हैं या हो रहे हैं, भारत सरकार और आंदोलनकर्ता सबसे हमारी प्रार्थना है, आप अपने शरीर को कष्ट ना दें, आप शरीर को पीड़ा ना दें। आपकी मांगें जायज हो सकती, लेकिन इतना ना सब कुछ करना, पर ऐसा कुछ मत करना कि देश की छवि विदेशों में खराब हो, ये भर ख्याल रखना। नहीं, पर नसरुद्दीन शाह ने जो लास्ट में कहा कि सब याद रखा जाएगा, और जिस अंदाज में कहा, देखो भैया, सबके अपने अपने मकसद होते हैं। अब हम सरकार की तरफ से तो है नहीं, जिसके लिए उन्होंने हिंट किया हो शायद, तो हम इस जवाब तो दे नहीं सकते। पर इतना कह सकते हैं कि भड़काना उचित नहीं है, विवाद ही रास्ता नहीं है, संवाद रास्ता है, प्रेम रास्ता है। प्रेम की बात करो ना, संवाद की बात करो ना, भड़काने की बात क्यों करें? आंदोलन की हम बात ही क्यों करें? आने वाली जनरेशन अल्फा बीटा को हम ये आंदोलन भर के क्यों दें? उनको आंदोलन नहीं, आंदोलित होने पर तैयार करें।
अशांति फैलाने पर नहीं, उन्हें शांति के लिए तैयार करें। क्रांति हो पर अमर्यादित ना हो, ऐसी उनकी तैयारी करें। हम देश में मार काट की बातें क्यों करें? हम देश में याद रखा जाएगा, छोड़ेंगे नहीं, काट देंगे। अरे ठटरी के बरे, नक कटा, तुम अमर हो का? तुमने जो है अमर रस पी लिया का? काहे को 4 दिन की जिंदगी, फिर अंधेरी रात, 4 दिन का जीवन है। यहां जीवन में कौन स्थायी? सब आते जाते रहते हैं। आज आप एंकर बने बैठे, कल कोई और बैठेगा। हम 1 घंटे बाद किसी और का शो आने वाला है और हमारी जगह कोई और होगा। यहां कौन स्थायी है भैया? इसलिए हमें लगता है युद्ध रास्ता नहीं, बुद्ध रास्ता है। हमें लगता है अशांति रास्ता नहीं, शांति रास्ता है। हमें लगता है विवाद रास्ता नहीं है, संवाद रास्ता है। और इन्हीं कारणों से देश की प्रगति रुक रही है। आज 100 रुपया हो गया डॉलर। अभी 56 आंदोलन रोज चल रहे, जिस दिन 120 आंदोलन डेली चले तो 200 होगा डॉलर। भारत में युवाओं के विचारों को सनातन की तरफ ले जाने के लिए वो जो जेंजी का एक क्लबिंग, भजन क्लबिंग चल रहा है, वो हमारे साथ में है। और आज आप युवाओं को जो अपने वाणी से संदेश दे रहे हैं, उस वाणी में अगर कोई भजन भी उनके साथ साथ उनको संदेश देने वाला हो। राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी 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 चले आएंगे बिहारी। ओ राधे 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 राधे। हम तो चाहेंगे कि आप युवाओं को जितनी कथा अपने संदेश के जरिए देते रहें उतना अच्छा है। और आज के वक्त में भारत में युवाओं को जरूरत भी है। जी, हमारा सपना सनातन का प्रचार करना है। हमारा सपना देश को जगाना है। हमारा सपना लोगों को सत्मार्ग पर लाना है। हमारा सपना केवल सनातन की बात करना नहीं, सनातन की सेवा करना है। तब तो हर साल बेटियों का विवाह, कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण, प्रतिदिन 15,000 लोगों को निःशुल्क भंडारा। क्योंकि देश में बातें करने से, आंदोलन करने से देश में बदलाव नहीं आएगा। गरीबों की मदद करने से और दीनहीनों पर दया करने से और लोगों को गले लगाने से ही बदलाव आएगा। इसलिए हम भरोसा करते हैं सेवा पर, हम भरोसा करते हैं संस्कृति पर, हम भरोसा करते हैं प्रगति पर, हम भरोसा करते हैं देश के विकास पर। तो हमसे जितनी सेवा बन सकती वो हम कर रहे हैं। हमारा क्षेत्र ट्राइबल क्षेत्र है, वहाँ कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण हो रहा। वहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी भी भूमि पूजन करने गए थे। 2027 के लास्ट दिसंबर में इनॉग्रेशन की तैयारी चल रही। हर साल जिनके माता पिता नहीं, उन बेटियों का विवाह है। बुरा ना मानना, हम मानते हैं कि बच्चों की परेशानी है, हम मानते हैं आंदोलन होना चाहिए था, हुआ। पर हम एक बात और कहें, अभी भी इस देश की बहुत बड़ी आबादी गरीबी से जूझ रही। घरों में खाने को दाना नहीं, रोजगार कई लोगों के पास, वो बेचारे परेशान हैं। बेटियों का विवाह कई लोगों को बोझ बनता। वो तो सरकार ने बहुत योजनाएं चला रखी, कुछ लोग मदद कर देते। फिर हमने एक नया तरीका निकाला कि देश के जितने मंदिर हैं, अब तक अस्पतालों में मंदिर थे, हम मंदिरों में अस्पताल देखना चाहते हैं। उसके लिए हमने शिलान्यास किया। तो सबके अपने अपने सपने होते हैं, तो हमारा भैया सपना ये है देश को बदलने का। पर ये जो कॉकरोच जनता पार्टी नाम दिया गया और नौजवान खड़े होकर, युवा जेंजी खड़े होकर कहने लगे मैं भी कॉकरोच हूं जी, इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखो, हम पार्टियों पर बोलते नहीं, नेताओं पर बोलते नहीं, अपनी अपनी मन की बात है। किसी ने कॉकरोच नाम रख लिया, किसी को दिक्कत हो वो डायनासोर रख ले, कोई मॉर्टिन रख ले, और ज्यादा किसी को खुजली हो भैया तुम हिट रख लो। तो हमें लगता इस झंझट में काहे को पड़े भैया, कि हम क्या सोचते हैं कॉकरोच पार्टी के बारे में, ये पार्टी के बारे में। हम भैया नेता ही नहीं है, हम क्या बोलेंगे भैया, और काहे को बोलें और क्यों बोलें। हम इतना कह सकते हैं, राजनीति हो पर राष्ट्रनीति के अंतर्गत हो, पार्टियां हो पर पार्टी में देश का हित हो, केवल खुद भर का हित ना हो।
इतना ध्यान दिया जाए, बाकी ठीक है। शास्त्री जी, मैं आपसे ये सवाल बहुत गंभीरता के साथ इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप तो अभी जापान जाने वाले हैं जी, विदेश दौरे पर भी जाते हैं। ये जो यहाँ जेंजी बैठे हैं, इनमें से बहुत से लोग आने वाले वक्त में विदेशों में जाएंगे, वहाँ पढ़ाई करेंगे, वहाँ नौकरियाँ करेंगे। हम लोग वहाँ पर अभी भी एक वजह से टारगेट होते हैं, जो नस्ल भेद है, जातीय जो नस्ल भेदी टिप्पणियाँ की जाती हैं या फिर रंग भेद जो होता है। उस दौरान इन्हीं में से कुछ लोग जब वहाँ जाएंगे और वो लोग जो इस मानसिकता के साथ है, जब इन्हीं में से किसी को कहेंगे ये तो कॉकरोच है, तब क्या होगा? देखो, दो इसमें एक बात बहुत महत्वपूर्ण ये है कि हम अपनी ब्रांडिंग और प्रस्तुतिकरण कितने अच्छे तरीके से करते हैं, वही हमें इज्जत दिलाएगा, वही हमको बेइज्जत करेगा। हम अपने देश को यदि कॉकरोच नाम से संबोधित या कॉकरोच नाम से ब्रांडिंग करेंगे देश की, तो स्वाभाविक है वो हमको कॉकरोच से ही बुलाएंगे। और यदि हम अपने देश को विवेकानंद के नाम से आगे बढ़ाएंगे, महारानी लक्ष्मीबाई के नाम से हमारी बेटियां आगे बढ़ाएंगी, अपने देश को हम सनातन संस्कृति के नाम से आगे बढ़ाएंगे, सेवा के नाम से आगे बढ़ाएंगे, टेक्नोलॉजी के माध्यम से आगे बढ़ाएंगे, डेवलपमेंट के माध्यम से आगे बढ़ाएंगे, विकास के माध्यम से देश को आगे बढ़ाएंगे, तो हमको उसी इज्जत के साथ स्वागत किया जाएगा। तो ये प्रेजेंटेशन के ऊपर है कि आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है, आपका प्रस्तुतिकरण कैसा है, महत्वपूर्ण आपके ऊपर है। तो हमें लगता है कि देश का भविष्य कोई पार्टी नहीं है, देश की ब्रांडिंग कोई पार्टी नहीं है। ये सब आते जाते रहते हैं भैया, कितनी पार्टियां नहीं बनी, कितनी नहीं बनेंगी और कितनी नहीं बन के शून्य हो गई, ये सब चलता रहेगा। इसी को फ्यूचर ना मान लिया जाए, अभी कुछ इंतजार किया जाए, सब चलता रहता है। सच्चाई धीरे धीरे सामने आती है, हकीकतें सामने आती हैं। अब दो पर्ची और निकलवा लेते हैं आपके लिए, दो पर्ची और है, कौन निकालना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा वैना। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि आप अपने सादगी भरे जीवन में रोजमर्रा के समय कौन सा ऐप ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? कौन सा ऐप? मोबाइल में जो मोबाइल? ऐप्स होते हैं। हाँ, हम ऐसी जो परमानेंट तो नहीं करते कि क्या करते, पर कभी कभी अभी वर्तमान में इंस्टाग्राम ज्यादा चल रहा है, तो हम अपने ही विचारों को बनाते हैं, कथाओं में बोल देते हैं, तो उसको कट करके लोग डालते हैं, तो खुद के विचार सुनते रहते हैं। और हमको सबसे ज्यादा पसंद है न्यूज का ऐप। न्यूज़ें देखना हमें बहुत पसंद है कि देश और दुनिया में चल क्या रहा है। तो एक पर्ची और लेंगे, लेकिन शास्त्री जी आज एक चीज़ आपको ज़रूर करनी होगी। आपने इंस्टाग्राम का जिक्र किया, यहाँ सारे जेंजी बैठे हैं, आज इनके साथ आपको इंस्टाग्राम की एक रील ज़रूर बनानी होगी जो इनके लिए यादगार रहे, लेकिन दूसरी पर्ची ज़रूर बताइए। ठीक, बाबा जी राम राम। राम राम भैया। मैं इन्हीं की बात पर कहूँगा कि अगर आप एक जेंजी इन्फ्लुएंसर होते तो आप किस तरह की पहली रील बनाते? ये लीजिए, आ गई रील की बात जी। यदि हम इन्फ्लुएंसर होते और रील बनाते तो किस तरह की रील पहली बनाते? बुद्धि की शुद्धि पर रील बनाते, क्योंकि हम एक कार्यक्रम करते हैं बहुत, उसका नाम है ब्रेन डिटॉक्स सेशन। तो बॉडी डिटॉक्स पर पूरे वर्ल्ड ने काम किया, हमने एक उपाय निकाला है ब्रेन डिटॉक्स का, जिसमें बुद्धि की शुद्धि होती है। हमारा ऐसा मानना है यदि व्यक्ति का माइंड सेट हो जाए तो लाइफ सेट हो जाती है। कई आपके घर पर किचन सेट है? किचन सेट है, टी सेट है, हाँ, टीवी सेट है, हाँ, सोफा सेट है, हाँ। फिर माइंड का है अपसेट। तो हम चाहते हैं लोगों के घरों पर टीवी सेट है, टी सेट है, किचन सेट है, सोफा सेट है, माइंड और सेट हो जाए। ये पहली रील होती है हमारी। शास्त्री जी, अब जरा इन जेंजी की पर्ची की तो बात हो गई, लेकिन अब इनकी डिक्शनरी की भी बात कर लेते हैं। जी। आपकी डिक्शनरी है, ठटरी बांध देंगे, पर्ची निकाल देंगे, आगे के लगे ठटरी के बरे। हाँ, अब जरा इनकी पर्ची, इनकी जो डिक्शनरी है उसको देख लेते हैं और उस पर जरा आपसे समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। जी। मोए मोए, होए होए। इसका अर्थ हमें पता नहीं है, तो विनोद कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। इसका बताइए भाई, आप लोग बताइए मोए मोए। बताओ जी। बर्बाद हो गया ना, ना अपना ना भैया, बस सब कुछ बर्बाद हो जाना। बहुत सुंदर। घोस्टिंग, गायब हो जाना। ठीक है। टॉक्सिक,
मतलब सबसे महान। आपके लिए गोट कौन है? आपके लिए गोट कौन है आज के हमारे वक्त? लिए गोट है हनुमान जी, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, महावीर, बुद्ध, सूरदास, रविदास, तुलसीदास, मीरा, रसखान, ये हमारे लिए गोट। कैसा फील कर रहे हो और आपको कैसा फील हो रहा है? अच्छा, बेहतर, और सुंदर। अब जरा ये तो हो गया, अब आप में से कुछ लोग हैं जेंजी आजकल की भाषा भी बड़े अपने जो संकेत हैं उनके बदल गए। कुछ संकेत अगर आप बताएं, वैसे तो शास्त्री जी मन की बात पढ़ लेते हैं, लेकिन आपके संकेतों को कैसे पढ़ते हैं समझना चाहेंगे। तो कुछ जो जेंजी के आजकल संकेत चल रहे हैं, कुछ उठ करके अगर बताना चाहें, हम पूछेंगे शास्त्री जी से, समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। सिर्फ संकेत, बोलना नहीं है, सिर्फ संकेत दिखाने जैसे यूज होते हैं, साइंस यूज होते हैं आजकल। पहले तो बाबा जी आपको मेरा सादर निमंत्रण प्रणाम। प्रणाम सीताराम बहन। मैं आपसे ये पूछना बट आई चाहती एम हूँ। नॉट बाबा सिस्टर। नहीं, लेकिन सवाल नहीं जी। पूछना है, सिर्फ आपको इशारा करके बताना है कि इसका मतलब क्या है। जी, तो आप मुझे ये बताइए कि इस साइन का मतलब क्या होता है? हमको नहीं समझ आता है। जुड़ना होता होगा शायद, मिलना। हाँ, इस साइन का मतलब होता है क्यूट बना, किसी को अपना प्यार जताना, जैसे अपनी मम्मी के लिए यूज करते हैं, फादर के लिए यूज करते हैं। ओके। अगला कौन बताएंगे, पूछेंगे। ये इसका क्या मतलब है? दिल। इतना तो बहन पता है। ये कोरियन हार्ट। कौन सा हार्ट? कोरियन हार्ट। कोरियन, विदेशी हार्ट। जय हो जगत जननी। ये तो हमने कल सीख लिया। अब वो माइक कैसे लेगी बेचारी? दोनों हाथों से उसको साइन बनाना। बहन बनाओ, नो नो प्रॉब्लम। हाँ हाँ हाँ, ऐसे करो, तुम तो ऐसे करो, ऐसे। ऐसे। हमारे समय में ये गंगा रखना होता था, हमारे समय में नहीं होता। अब ये क्या है बहन आपके जमाने में? जब हम किसी से प्रेम करते हैं या फिर हम किसी को अपना प्रेम प्रकट करते हैं तो वाह, बहुत सुंदर। सबसे पहले मेरे को प्रणाम आपका बाबा जी। खुश रहो सीताराम। बट आई एम नॉट बाबा माय ब्रदर। इसका मतलब क्लॉक इट, यही है ना? नहीं, क्लॉक इट है। इसका मतलब होता है बहुत अच्छा करना कोई भी काम। ये भैया, ये है ना, बहुत अच्छा करना। इन्होंने बहुत बढ़िया किया भैया, ताली बजाओ। चलिए अच्छा, मैं आने वाले दिनों में अब तालियां नहीं बजेंगी, ये बजेंगे। राहुल जी, आपने कुछ सीखे? मैं सीख रहा हूँ। सीखो भैया, क्लास लेना जरूरी है। हाँ, लेकिन इस सब के बीच में ये जो जेंजी की भाषा है, जो इनके संकेत हैं, एक संकेत अच्छे नहीं आ रहे शास्त्री जी। कौन सा? और वो संकेत पिछले 3 हफ्ते से देश में अलग अलग जगहों से देखने को मिले। सोनीपत में एक बुजुर्ग वृद्धाश्रम में रहते थे, उनकी मृत्यु हुई, और ये आप लोगों को भी बहुत ये ध्यान आप से लोग सुनना जरूर चाहिए। सुनें। उन वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्ग की मृत्यु हुई। ये उनके अंतिम संस्कार की तस्वीरें हैं। उनकी राम, 3 राम, बेटियां राम, थी राम, और तीनों में से कोई भी बेटी वहां नहीं आई। ओह हो। एक बेटी ने वीडियो कॉल किया, जो इस वक्त दिखाई दे रहा है। हमने जानबूझ के उनका चेहरा ब्लर किया ताकि पहचानने में ना आए, क्योंकि सामाजिक तौर पर फिर थोड़ा वैसा रहेगा। लेकिन आप सोचिए कि ये स्थिति है कि उस बुजुर्ग का अंतिम संस्कार हो रहा है, परिवार से कोई नहीं आ रहा है, बेटी मोबाइल पर कह रही है दिखा दो। और क्या ज़्यादा टाइम लगेगा? अच्छा, ज़्यादा टाइम लगेगा तो एक काम करो, वीडियो बना के भेज देना। इंदौर में ऐसे ही एक पिता का मृत्यु होती है, वृद्धाश्रम में रह रहे होते, 4 बच्चे होते, चारों आने से ही मना कर देते हैं, कहते हैं हमसे कोई मतलब नहीं है इनका। इस तरीके की ये लखनऊ में है। आप सोचिए, ये तो
डराने वाली तस्वीर है। एक पिता की मृत्यु हो गई, बेटे ने जमीन के लालच में, जो मृत पिता है उनके शव के अंगूठे से जमीन के कागज पर निशान लगा। राम 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 राम। ये तो प्रारंभ में ही हम कह चुके आपके मीडिया के माध्यम से भी कि घटते संस्कार, बढ़ते अपराध और बदलते समाज की विचित्र तस्वीर है। हम चाहते हैं शिक्षा नीति में एक बहुत बड़ा बदलाव। मैकाले की पद्धति खूब पढ़ाई जा चुकी, अब देश में फिर से अकबर महान नहीं रघुवर महान है ये पढ़ाया जाए। रामचरितमानस जब तक हमारी जैन जी पढ़ेगी नहीं, समझेगी नहीं, जीवन में उतारेगी नहीं, तब तक इन्हें ये बात समझ में नहीं आएगी। इन्होंने यदि रामचरितमानस पढ़ी होती तो उसमें सीखा होता प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु ना वही माता, और प्राण जाए पर वचन न जाई, रघुकुल रीत सदा चले आई। यदि ये रामायण पढ़ते, यदि रामचरितमानस का आधार लेते, यदि ये रामचरितमानस के ऊपर जीवन जीते, तो हमें लगता है इस जैन जी को, इन लोगों को ये समझ में आता कि जीवन में सब कुछ व्यापार नहीं होता। 7 बार होते हैं पर 8वां बार परिवार होता है। हमें लगता वर्तमान समय में सनातन की बहुत आवश्यकता है, रामचरितमानस की बहुत आवश्यकता है। और अभी वर्तमान में तो शिक्षा मंत्री भी बदले, हम उनसे प्रार्थना करेंगे भारत की शिक्षा पद्धति के सिलेबस में रामचरितमानस, गीता और रामायण को जोड़ा जाए। रामायण को जब पढ़ाया जाएगा, राम जी के आदर्शों को पढ़ाया जाएगा। हम कहते तुम राम को भगवान मत मानो, चलो तुम्हें भगवान नहीं मानना, भगवान मत मानो, पर महान तो मानो। राम से यदि किसी को भगवान होने से दिक्कत है, महान तो मानो, उनके आदर्शों को तो अपनाओ। कितने अद्भुत आदर्श, भगवान कृष्ण के आदर्शों को तो अपनाओ, विवेकानंद के आदर्शों को तो अपनाओ। तो हमें लगता है ये जो जनरेशन है इनके पास सब कुछ है, एक कमी रह गई है, वो ये रह गई संस्कार की। उसके लिए हम तो प्रयत्न कर ही रहे हैं, देश की शिक्षा पद्धति भी प्रयत्न करे, देश की शिक्षा नीति भी प्रयत्न करे, और देश की मीडिया भी प्रयत्न करे, और देश की पिक्चर दिखाने वाले लोग भी। हमारी प्रार्थना है, तुमने बहुत फिल्में बना ली फलाना बदनाम हुआ ठिकाने के लिए, ये बहुत गाने हो गए, अब एक गाना ऐसा भी होना चाहिए जिसमें माता पिता से बढ़कर कोई नहीं, कर लो माता पिता का मान, ये है धरती के भगवान। तो शास्त्री जी, आप जिन भगवान राम की बात कर रहे हैं, हाँ, जिनके संस्कार की बात कर रहे हैं, उनके घर में बैठ करके लोग चोरी कर रहे हैं, चंदा चोरी कर रहे हैं। तो रावण ने माता जानकी जी की चोरी की थी, पूरे वंश का नाश हुआ था जिन्होंने चंदा चोरी की। जहां ब्रह्म बैठे परमात्मा बैठे, 500 सालों की लड़ाई भगवान राम ने खुद अपनी लड़ाई लड़ी कोर्ट में जाकर के। 500 साल तक भगवान राम की लड़ाई ये लड़ी, और आज रामलला विराजमान भय। राहुल जी, हम हनुमान भक्त होने के नाते, हनुमान जी के भक्त होने के नाते हम इतना कह सकते हैं, हनुमान जी ने लंका में आग इसलिए लगाई थी क्योंकि रावण ने माता जानकी चुराई थी। एसआईटी की जांच में देश के कानून पर हमें भरोसा है, देश की लॉ एंड ऑर्डर पर हमें भरोसा है, उन्हें दंड तो मिलेगा ही, पर दूसरा हमारा निजी भरोसा कहता हनुमान जी भी उनकी लंका जरूर लगाएंगे। ये पक्का है, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें 1% संदेह नहीं है। सनातन धर्म की बात हो गई शास्त्री जी, लेकिन राष्ट्र धर्म जो कि सर्वोपरि माना जाता है, राष्ट्र धर्म से जुड़ा एक सवाल और है कि आजकल वंदे मातरम को लेकर के बहुत विवाद शुरू हो गया है। जी जी। कांग्रेस ने कह दिया कि 2 ही छंद गाएंगे, इससे ज्यादा नहीं गाएंगे। आज गृह मंत्री कह रहे हैं कि 2 छंद मतलब वो वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर रहे हैं। कई मौलाना है वो तो कह रहे हैं हम गाएंगे ही नहीं, कई कह रहे हैं कि खड़े रहेंगे लेकिन नहीं गाने के। मतलब वंदे मातरम पार्टी को तो कोई जवाब नहीं दे सकते। राहुल जी क्षमा मांगते हैं, बीच में ही आपको रोका, परंतु हम इतना कह सकते हैं मौलाना साहब से कि वंदे मातरम तो आपको गाना पड़ेगा। इसलिए गाना पड़ेगा कि देश की संसद में बिल पारित हुआ, देश की महामहिम राष्ट्रपति प्रथम नागरिका ने उस पर मुहर लगाई, और आपके हमारे उन मौलाना साहब के पूर्वजों ने इस देश का संविधान स्वीकार किया। तो जो संविधान को मानते हैं उन्हें छंद तो गाना पड़ेगा, वंदे मातरम तो गाना पड़ेगा, वरना वो संविधान विरोधी कहलाएंगे। तय संसद से बड़ा थोड़ी कोई है। मौलाना को सुनवा देते हैं, आपके लिए कुछ संदेश भेजा एक मौलाना ने। अच्छा, हाँ। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री साहब से बहुत सम्मान करते हुए मैं उनसे 3 सवाल पूछना चाहता हूँ। पहला सवाल मेरा ये है कि जब मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहा था तब पंडित जी ने हिंदू राष्ट्र का झंडा बुलंद किया था। जैसे इलेक्शन ख़त्म हुआ
वैसे ही उनका हिंदू राष्ट्र भी झंडा लिपट करके उन्होंने अपने आश्रम में रख लिया। आखिर ऐसा क्यों? जब भी पंडित जी मुसलमानों के ताल्लुक से बात करते हैं तो धमकी के लबो लहजे में बात करते हैं और वार्निंग देते हैं, कहते हैं सुधर जाओ। आखिर ऐसा क्यों नज़रिया रखते हैं? रजवी साहब को हम भी संदेशा देना चाहते हैं कि उन्हें ये जानकारी बहुत कम प्राप्त हुई है। अभी भी हिंदू राष्ट्र के लिए हम नित्य प्रतिदिन कार्य कर रहे हैं। आने वाले दिनों में फिर से बागेश्वर धाम से 900 किलोमीटर तक की रथ यात्रा हिंदू राष्ट्र के लिए पुनः निकालने वाले। बागेश्वर धाम मंदिर प्रांगण में उन्होंने कहा कि झंडा रख दिया, उनकी जानकारी वो ठीक करें। हो सके तो हमारे सोशल मीडिया के जहां 14 मिलियन या 4 मिलियन जो भी नाम बताया उन्होंने, संख्या बताई, हमें करेक्ट याद नहीं, 4 मिलियन फॉलोअर, 4 मिलियन इंस्टाग्राम पर और 12 मिलियन या 13 मिलियन 14 मिलियन यूट्यूब पर, फेसबुक पर। यूट्यूब पर कितने? 12 मिलियन। 12 मिलियन। उन अकाउंटों पे जाकर वो एक बार चेक कर लें कि हमने झंडा लपेट के नहीं रखा है, लहरा दिया है। बागेश्वर धाम प्रांगण में मंदिर के सामने हिंदू राष्ट्र का झंडा लहरा रहा है। तो ये तो हुए पहली बात का। दूसरी बात, हम चुनाव के लिए किसी पार्टी आपके पीछे भी झंडा देख लीजिए। हमारे पीछे भी है। हम किसी पार्टी के समर्थक नहीं हैं, हम राजनेता नहीं हैं, हम किसी पार्टी के विरोधी भी नहीं। हम अपना कार्य कर रहे। हमारी विचारधारा से किसी की विचारधारा मिलती है तो वो बात अलग है, वो उनका अपना निजी मामला है। हम अपनी विचारधारा के पक्के थे, हैं। जब तक हम जिएंगे रिजवी साहब, शहाबुद्दीन साहब, तब तक हम हिंदू राष्ट्र के लिए जिएंगे, देश के लिए जिएंगे, सनातन के लिए जिएंगे। आप झंडा लपेटने की बात कर रहे हैं, जो देश को गजवाए हिंद करेंगे हम उनका झंडा लपड़वा करके रहेंगे। दूसरा प्रश्न क्या था उनका? हाँ, मुसलमानों से जब भी बात करते हैं धमकी दे कहते हैं, भैया हमने कब धमकी दी कि तुम्हें किडनैप कर लेंगे, उठा लाएंगे, या तुम्हें मार देंगे या काट देंगे? काहे को बेफिजूली का झूठी अफवाहें फैलाते हो? हमने कभी धमकी नहीं दी। हमने इतना कहा, कोई हमारे सनातन को छेड़ेगा तो छोड़ा नहीं जाएगा। आप अपने मजहब के बारे में बोलो, हम अपने धर्म के बारे में बोले। आप काहे को बेफिजूली में हमें छेड़ते हो? और छेड़ने से तुम्हें मजा ही क्या मिलता? आपके लोग जब कांवड़ियों को आतंकवादी कहेंगे तो हम नवाजियों को भी आतंकवादी कह देंगे। आपके लोग जब सनातनियों को, संतों को टारगेट करेंगे तो हम मौलवियों को टारगेट करेंगे। ना आप हमें छेड़ो ना हम आपको छेड़ेंगे। 100 की सीधी बात, प्रेम से रहो ना, कायदे में रहो। जब तुम कहोगे कि गजवाए हिंद होगा तब हम कहेंगे भगवाए हिंद होगा, वरना लाहौर निकल जाओ। शास्त्री जी, अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव की तरफ कर देना चाहिए। बिल्कुल बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें आगे जाना भी बस है, हमारी अब चील गाड़ी है। बहुत जल्दी से निपटा रहे हैं हम लोग। चील गाड़ी समझते हो? हाँ, ये भी जैन जी की न्यू भाषा है। तो अब कुछ सवाल जल्दी से बस निपटा रहे हैं हम लोग। जी। और पहला सवाल मुझे लगता है हम लोग न्यूज वॉल पर ले आते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी की शादी कब होगी? 2026, 27, 28 या 29? ये देशव्यापी मुद्दा नहीं है, ये देश का मुद्दा है, ये हमारा भर मुद्दा है भैया। तो हम जल्दी कर लेंगे। पहले 2027 में हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन करेंगे, ये कंफर्म है भैया, तो पक्का है। इसके बाद दूसरा इसके सवाल, बाद धीरेन्द्र शास्त्री जी के कितने बच्चे होंगे? क्योंकि आपने कहा था हर सनातनी के 4 बच्चे होने चाहिए। हाँ, जनसंख्या नियंत्रण कानून न आ जाए तब तक। अब ये आप चिंता ना करो, पहले शादी होने दो। शादी तय होनी हो, आप बच्चे करवा रहे हो। ये तो वही वाली बात हो गई है कि जो है मंदिर बना नहीं है, दर्शनार्थी आ गए। कौन हिंदू शासक अधिक शक्तिशाली था? रानी लक्ष्मीबाई, छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप या पृथ्वीराज राहुल चौहान? जी, ये बात बोलने में बड़ा हमारे अंदर बड़ी दुविधा उत्पन्न हो गई, क्योंकि चारों ऐसे थे जिनके सामने टिकना मुश्किल था। महारानी लक्ष्मीबाई ने नाकों चने चबवा दिए थे। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज के भाला ने और तलवार ने विरोधियों को, विधर्मियों को, देशद्रोहियों को
खदेड़ करके रख दिया था। महाराणा प्रताप का तो क्या कहना, महाराणा प्रताप का चेतक की, महाराणा प्रताप तो वीर थे ही थे, इनका तो घोड़ा चेतक भी वीर था। और पृथ्वीराज चौहान भी कम थोड़ी थे, जिन्होंने नेत्र बंद होने के बावजूद भी क्या अद्भुत निशाना लगाया था। तो हमको भैया दुविधा में ना डालो, चारों ही परम शक्तिशाली शासक थे। ये चार ना होते तो हिंदू ना होते। कौन मुगल शासक महान था, बाबर, अकबर, शाहजहां या औरंगजेब? इसमें एक ABCD हो तो हो गई, आगे ई आना चाहिए, रघुबर। फेवरेट क्रिकेटर कौन है आपका? हमारा सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, धोनी या वैभव सूर्यवंशी? ऐसे तो एक व्यक्ति हमारे जीवन में स्थायी रहा नहीं, तो फेवरेट कोई रहा नहीं, क्योंकि हम खुद क्रिकेटर हैं। फिर भी कोई एक जिसको बहुत पसंद ऐसा करते? बहुत ज्यादा नहीं, पर कभी कभार उस समय में बहुत ज्यादा महेंद्र सिंह धोनी जी, उनकी आध्यात्मिकता हमको बहुत पसंद है। वो इसलिए पसंद है क्योंकि वो बहुत अद्भुत आदमी हैं और कूल, कैप्टन कूल के नाम से उन्हें जाना जाता। अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी की पार्टी बनी तो चुनाव चिन्ह क्या होगा? पार्टी गदा? बननी नहीं तो चुनाव चिन्ह होना नहीं। तो देख तो लीजिए, गदा। जी, गदा पर्ची हमने देख लिया। सबसे ज्यादा स्क्रीन टाइम आप किस ऐप को देते हैं? ये D और A, इंस्टाग्राम और एक्स। जेब में आप क्या रखना चाहते हैं? जेब में माला जेब के में साथ भाला आपने कहा था रखने के लिए। हाँ, तो क्या रखना चाहते हैं आप? जेब में तो माला ही रखेंगे भैया, सनातनी है अपन। अगर आप जेब में रखा जाता है। अगर आप कथावाचक नहीं होते तो क्या होते? क्रिकेटर, राजनेता, इन्फ्लुएंसर या एक्टर? क्रिकेटर होते हैं। ऐसा अगर हम कथावाचक नहीं होते तो हम बहुत बड़े फकीर होते, फक्कड़ साधु। ये उसमें ऑप्शन नहीं है, पर ये जोड़ना चाहिए। हमारे अंदर जो विचारधारा रहती वो फक्कड़पन की रहती। हम बहुत बड़े फक्कड़ होते, किसी कंदरा गुफा में बैठ करके ध्यान कर रहे होते, यदि हम कथावाचक ना हो। काशी जी, अब आपके साथ में एक रील जरूर बनाएंगे, क्योंकि आपने कहा था, और वो माइंडसेट वाली जो रील है वो बड़ी इंपॉर्टेंट रील है। आइए, मैं जरूर कहूंगा कि मेरे फोन से इस रील को बना दें। बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। आज जी न्यूज के इस कार्यक्रम में हमसे पूछा गया कि एक रील बनाए तो कौन सी होगी, वो ये होगी। आपके पास किचन सेट है, टीवी सेट है, टी सेट है, सोफा सेट है, फिर माइंड क्यों अपसेट? माइंड सेट, लाइफ सेट, माइंड अपसेट, लाइफ अपसेट। और शास्त्री जी, माइंड सेट के लिए एक आपकी तरफ से चलते चलते जरूर भजन हो जाए, ताकि ये जनता उस माइंडसेट को अपना, खासतौर से जैनजी, सही रखे। अरे दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के, ताली बजाते हुए, राम जी चले न हनुमान के बिना। हनुमान के बिना, 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 हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना,